आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, पति ऐसा क्या करे कि उसकी जो इनकम है उसमें से पत्नी को भरण पोषण मात्र 10% या उससे कम ही मिले। 10% से ऊपर पत्नी को भरण पोषण ना मिले तो पति को ऐसा क्या करना होगा कोर्ट के अंदर, ऐसे अपना पक्ष किस तरीके से रखना होगा कि जो उसकी वास्तविक इनकम है उसमें से मात्र और मात्र पत्नी को 10% या उससे कम ही मेंटेनेंस दिया जाएगा। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इस मुद्दे पर डिटेल में बात करते हैं। पति किस तरीके से पक्ष रखे कि उसके केस में उसे 10% से अधिक भरण पोषण न देना पड़े। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले देखा जाता है कि पति के ऊपर लोन कितना है। लोन एक ऐसी चीज है, अगर एक बार ये आपके ऊपर आ गई तो ये आप इसको तत्काल बंद नहीं कर सकते और ये कई वजह से लेना पड़ती है, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, मेडिसिन लोन हो गया, या कोई अन्य लोन भी हो सकता है। इमरजेंसी के टाइम आपने लिया हो, आप कोई बीमार पड़ गया तो आपको किसी ना किसी से कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, इसे नहीं रोक सकते। आप घर बनवा रहे तो कर्जा लेना ही पड़ेगा, नहीं है पैसा तो, और इसको फिर बाद में आपको भरना भी पड़ेगा और आपकी ईएमआई चालू हो जाती है। अब जब आपकी ईएमआई चालू होगी, आपको लोन भी मिल गया, आपकी ईएमआई भी चालू हो गई, तो स्वाभाविक है 5 साल 10 साल 20 साल चलेगी। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करती है कि जो आपकी इनकम है, आपने अपनी इनकम तो ओरिजिनल बता दी, इसमें तो कोई घपला कर नहीं सकते, करोगे तो फंसोगे, जेल जाओगे, इस डर से भी नहीं आप कर सकते हो। तो जो आपकी ओरिजिनल इनकम है उसको आपने कोर्ट में रखा, फिर कोर्ट को बताया कि हुजूर मैं देखिए 50,000 रुपये महीने कमाता हूँ, मेरा 20,000 रुपये लोन जाता है, 30,000 बचता है। तो कोर्ट कहती ठीक है भैया, तुम्हारा 20,000 रुपये महीने की ईएमआई जाती है वो तो जाएगी, उसको नहीं छेड़ सकते। तो सबसे पहले आपका 20,000 रुपये लोन कम हो गया इसमें से, अब आपके पास मात्र 30,000 बचे। अब आप कहते हुजूर सुनिए सुनिए सुनिए, अरे मेरे परिवार में 4 लोग हैं, उनका मुझे भरण पोषण करना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही हैं। तो दूसरा नंबर का नियम ये कहता है कि पति के ऊपर जितनी जिम्मेदारियां हैं उन्हें कोर्ट में उसको विस्तार से बताना होगा कि मेरे घर में कौन कौन है, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, उनकी दवाई चलती है, उनकी शादी करवानी है, उनका ऑपरेशन करवाना है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से खर्चे हैं और जो जरूरी खर्चे हैं उन्हें आपको करना ही करना है। तो इसमें से जो आपका 30,000 बचा था उसमें से कोर्ट उस खर्चे को कम कर देगी, क्योंकि वो हर महीने लगना ही लगना है, तो कोर्ट वो भी कम कर देगी। अब मान लीजिए कि वो खर्चा आपका 15,000 रुपये महीने का था, तो आपका 15,000 वो उसमें से कम हो गया। अब आपके पास कितना बचा? 15,000। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि भाई 50,000 रुपये आपकी सैलरी थी, उसमें से आपका 20,000 रुपये महीने की लोन की ईएमआई चली जाती है, 15,000 रुपये आपके घर खर्च में चले जाते हैं, अब आपके पास 15,000 बचते हैं। तो अब 15,000 में से कोर्ट तय करेगी कि भाई कितना देना है। तो स्वाभाविक है कि जब 15,000 में से कोर्ट तय करेगी तो अभी तो इसमें और आपके अन्य खर्चे भी आएंगे। तो नंबर 3, तीसरा नियम ये कहता है कि भाई आपके खर्चे जो हैं उससे विस्तार में कोर्ट को बताएं। जैसे मेरे घर पे बर्तन वाली आती है, कितना देता हूँ लिखिए उसमें, बिजली का बिल कितना आता है, कितना जाता है, बिल लगाइए उसमें, नल का बिल कितना जाता है, बिल लगाइए उसमें, टेलीफोन का बिल कितना जाता है, बिल लगाइए उसमें। इसके अलावा आप रेंट पर रहती हैं तो रेंट कितना जाता है, बिल लगाइए उसमें। आपके घर पर कोई व्यक्ति और काम करने आता है, कितना जाता है, बिल लगाइए उसमें। दूध वाले का हर महीने का हिसाब कितना जाता है, बिल लगाइए उसमें। इसके अलावा आप वकील साहब को फीस कितनी देते हैं, स्वाभाविक है आपने भी कुछ केस किए होंगे, आपकी वाइफ ने भी केस किए होंगे, तो कम से कम 4 से 5 केस होंगे और हर तारीख पे वकील साहब एक तारीख के 500 रुपये के आसपास तो ले लेते होंगे। तो मतलब 5 तारीख होगी आपकी एक महीने में, 5 केस हैं तो हर महीने की 5 तारीख हो गई, और हर महीने की 5 तारीख हो गई तो हर महीने की 5 तारीख के हिसाब से 500 के हिसाब से वकील साहब 2500 रुपये ले लेते हैं आपसे। तो 2500 रुपये आपके वकील साहब की फीस चली गई, ये भी आपको कोर्ट को बताना है। इसके अलावा अब पत्नी ने अपने क्षेत्र में केस किए तो आपको आने में और जाने में खर्चा लगता है, तो बस की, ट्रेन की, आप जिससे ट्रैवल करते हैं उसकी टिकट लगाइए कि हुजूर देखिए इतना मेरे आने में लगता है, इतना जाने में लगता है, इतना खाने में लगता है, इतना रुकने में लगता है, तो ये भी मेरा हर महीने का खर्चा है।
तो ऐसे में आपके जो है सारे खर्चे जब कोर्ट के समक्ष विस्तार से आएंगे, आप उसकी बराबर लिस्ट बनाइए विथ एविडेंस। इसलिए मैंने कहा कि विथ एविडेंस। आप वकील साहब को फीस दे रहे हैं, इसका तो एविडेंस होगा नहीं, वो रसीद नहीं देंगे आपको, लेकिन अप्रोक्स वकील साहब 500 रुपये ले लेते हैं आजकल आमतौर पे एक तारीख की फीस। इसी प्रकार से आप जब बस का ट्रैवल करते हैं, ट्रेन का ट्रैवल करते हैं, तो आपको बाकायदा उसका रसीद देते हैं और टिकट मिलती है, वो तो आप लगा सकते हैं। आप वहाँ लॉज में रुकेंगे उसकी टिकट आप लगा सकते हैं, और जो आप वहाँ खाना खाएंगे उसका ऑनलाइन पे करिएगा, आपका बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा। आप बर्तन वाली को, धोवन को, जो भी आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी, उनको आप जो पे करते हैं ऑनलाइन पे कर दीजिए उनको, तो आपके बैंक स्टेटमेंट में दिख जाएगा। आप सब्जी खरीदते दूध वाले को, जिसको भी पैसा दे रहे हैं, ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करिए, ताकि ये दिखे कि हाँ आप जो कह रहे हैं, लिस्ट बना के दिए हैं, वास्तविकता में आपके ये खर्चे हैं और हर महीने ये पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि जो आपकी इनकम थी वो होते 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 जीरो आ जाएगी। भाई आपका पैसा जा रहा ना, 50,000 हमने माना था कि आपकी इनकम है, 20,000 लोन में चला गया, 15,000 आपके घर के परिवार के लोगों को आप खर्च करते हैं। इसके अलावा आप इस तरीके से जो खर्चे हैं, ये भी आपके खर्चे मैंने बता दिए, 4-5 हज़ार रुपये महीने के ये भी हो गए। अब आपके पास 5-7 हज़ार रुपये बचते हैं, तो भाई 50,000 का 10% कितना होता है? अब मान लीजिए 7,000 बचते हैं, तो कोर्ट बोलेगी चलो भाई अब 2,000 तुमको भी लगेंगे चाय नाश्ते के लिए, रख लो इमरजेंसी के लिए, 5,000 तो पत्नी को दो। तो यहाँ पर पत्नी के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको लगभग 10% आपका चला जाएगा। नियम नंबर 5, पति को जैसे ही समन मिलता है, संभवतः कोशिश करिए कि समन के साथ ही आप कोर्ट में प्रेजेंट होकर वकालतनामा, जवाब, एफिडेविट, बैंक स्टेटमेंट, अन्य जो भी मैंने बताए सारी चीज़ों की लिस्ट, ये सारी चीज़ों को आप कोर्ट में रखने का प्रयास करिए। पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख पर हर चीज़ को आप तैयारी से कोर्ट में जाइए और कोशिश करिए कि 2, 3, 4 तारीख में आपकी सारी चीज़ें कोर्ट के समक्ष पहुंच जानी चाहिए। इससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। और 5वां नियम ये कहता है कि अगर पत्नी ने कोई भी गलती की, उनके परिवार वालों ने कोई भी गलती की, आपके साथ अभद्रता की, मारपीट की, उत्पीड़न किया, शोषण किया, कुछ भी किया, विथ एविडेंस, विथ आई विटनेस के नामों के साथ कोर्ट में जवाब में आप सारी चीजें लिख के दीजिए और प्रस्तुत कर दीजिए। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले में अगर पत्नी गलत है तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना या मिनिमम देना। दूसरी बात है कि आपकी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस हटा दिए जाएंगे जो जरूरी है। उसके बाद जो बचेगा नेट इनकम, उसमें से फिर कोर्ट तय करेगी कितना भाग पत्नी को दिया जाए। तो ऐसे में उम्मीद है कि आपके केस में 10% आसपास ही पत्नी को भरण पोषण मिलेगा। ये सही तरीका है, लीगल तरीका है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग यही तरीका आपको अपने केस में अपनाना चाहिए, क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में बात कही गई है कि आपको सारी चीज़ों को कोर्ट के समक्ष रखना है, तो हम सब कुछ लीगल तरीके से रख रहे हैं, इनलीगल इसमें कुछ भी नहीं है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।